जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी का चैप्टर टू है आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग एलिमेंट्स। आज हम इसकी चैप्टर समझेंगे, कल हम इसके एमसीक्यूज आपको कराएंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल पे बने रहिए और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज का अपना दूसरा लेक्चर। तो गाइस, आपका जो पहला मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मतलब कि व्याकरण का ट्रांसलेशन वाला मेथड। इस हिंदी में अगर बोला जाए तो व्याकरण ट्रांसलेशन मेथड मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है? इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। यह एक सबसे पुराना मेथड है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हम सबसे पुराना मेथड है हम लोगों का पढ़ाने का। हम लोग को स्कूल में जब भी पढ़ाया था सबसे पुराना मेथड है, ओल्ड ट्रांसलेशन मेथड सबसे पुराना मेथड है। इट इज़ आल्सो नोन एज क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल मेथड। इसको क्लासिकल और ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन को। क्लासेस आर थॉट इन मदर लैंग्वेज विथ लिटिल यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जो आपकी क्लासेस चलती हैं मातृभाषा को इम्पोर्टेंस रख के पढ़ाई जाती हैं और बहुत कम टारगेट लैंग्वेज। क्या है, सपोज करिए अब मैं हम लोग हिंदी देश में हम लोग जहाँ इंडिया में यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। ठीक है, और हमारी हर स्टेट की अलग अलग राजभाषा होती है। जैसे हम अपने यूपी की राजभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, लेकिन हमको टारगेट लैंग्वेज हम यहाँ पे क्या मानेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश पेडागोजी है तो यहाँ पे हमारी टारगेट लैंग्वेज क्या रहेगी, इंग्लिश रहेगी। तो क्लासेस आर थॉट इन मदर लैंग्वेज विथ लिटिल यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज हम यहाँ पे किसको मानेंगे, इंग्लिश को मानेंगे। टारगेट लैंग्वेज हमारी क्या हुई, इंग्लिश, और मदर टंग क्या हुई, हमारी मातृभाषा। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, हमको जो पढ़ाया जाता है तो जो हमारी मातृभाषा होती है, जो हमारी जो मातृभाषा जो माँ की भाषा होती है उसके द्वारा हमको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ाया जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत जो टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज हमारी जैसे इंग्लिश है तो उसका थोड़ा बहुत उपयोग किया जाता है इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को पढ़ाते समय। अगला है बिगिनिंग विद द की स्किल ऑफ रीडिंग एंड ग्रामर। अब इसमें क्या होता है कि जब हमको जब पढ़ाया जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसमें रीडिंग से स्टार्ट करते हैं और फिर हमको ग्रामर पे ले आते हैं। ठीक है, और आखिरी लास्ट वाला है इसका पॉइंट, ग्रामर इज थॉट डिटेक्टिवली। इसमें ग्रामर क्या है, हमको डिटेक्टिव मेथड से पढ़ाई जाती है। डिटेक्टिव मेथड मतलब क्या होता है, अननोन टू नोन, जिसको हम जानते नहीं हैं और उसकी तरफ हमको ले जाया जाता है। तो डिटेक्टिव मतलब होता है अननोन टू नोन, अननोन टू नोन। अननोन मतलब जिस चीज़ को हम जानते नहीं हैं और नोन मतलब जिसको हम जानते हैं। ठीक है, तो आप आई होप ये समझ गए होंगे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है वो हमारा सबसे पुराना मेथड है। इसको हम क्लासिकल और ट्रेडिशनल मेथड की भी कहते हैं। इसमें भरपूर मातृभाषा का यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत कम टारगेट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब बिगिनिंग विद द की स्किल्स में क्या होती है, जब हमको कुछ सिखाया जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तो हमारी रीडिंग और ग्रामर होती है। ठीक, फिर ग्रामर इज थॉट डिटेक्टिव। इसमें जो ग्रामर हमको डिटेक्टिव वे में पढ़ाई जाती है। डिटेक्टिव मतलब जो चीज़ हमको पता नहीं है वो पहले पढ़ाया जाता है, बाद में जो चीज़ हमको पता होता है फिर वहाँ उस पर हमको लेके जाया जाता है। तो अननोन टू नोन, जो चीज़ हम जानते नहीं है वो अननोन होती है, नोन वो चीज़ होती है जिसको हम जानते हैं। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अब आगे। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की कुछ लिमिटेशन भी हैं। तो लिमिटेशन क्या है उनको भी जानते हैं, क्या क्या लिमिटेशन है आइए उनको पढ़ते हैं। द मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच इज द निगलेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज एंड नेचुरल स्पीच। इसमें क्या होता है, जो हमारी जो स्पोकन लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं उसको निगलेक्ट किया जाता है और नेचुरल स्पीच को नेगलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है ग्रामर ट्रांसलेशन का। दूसरा है even though the learning become proficient in reading and writing the target language they cannot often negotiate a simple communication encounter। इस कहने का मतलब क्या है कि इसमें इसकी लिमिटेशन क्या है, एक रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करती है। मतलब इसका जो लिमिटेशन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कि जब बच्चे को सिखाया जाता है तो उसको पढ़ना सिखाया जाता है और
ग्रामर रटाई जाती है, समझ लो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। आपने देखा होगा जब यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रामर बड़ी अच्छी होती है, इवन इंग्लिश मीडियम के बच्चों की इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनको जो ग्रामर के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से उनको रटे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो वो हमसे बातचीत नहीं कर पाते, इनकाउंटर नहीं कर पाते हैं। बस उनको किताब में पता है, उनको रूल्स पता है, रेगुलेशंस पता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, कोई भी क्वेश्चन आएगा वो कर लेंगे, लेकिन जब कम्युनिकेशन की बात आएगी तो वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यही बात, ये एक लिमिटेशन हुई ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। तीसरा है अ लॉट ऑफ एम्फसाइज इज लेड ऑन एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट। अब जब ये लोग कोई कार्य करते हैं तो बहुत ज़्यादा इन लोगों का फोकस होता है कि उन जो ग्रामर होती है उस पर एक्यूरेसी ज़बरदस्त हो, ठीक है, क्योंकि वो लोग भैया रूल्स और रेगुलेशंस बहुत अच्छी तरह से याद करते हैं। तो एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का है। दूसरा लास्ट है मच ऑफ अ वोकैबुलरी इज थॉट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट इज आइसोलेटेड वर्ड। अब इन लोगों को जो वोकैब्स होती है, शब्द भंडार होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है, लेकिन एक मैनर में नहीं होती है, आइसोलेटेड फॉर्म में होती है। मतलब एक तरफ से एक लिस्ट पकड़ा दी, इसको रट मारो, एक तरफ से एक लिस्ट पकड़ा दी, इसको रट मारो, तभी इसको, ये एक लिमिटेशन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, कि मच ऑफ वोकैब्स इज थॉट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ आइसोलेटेड वर्ड। लिस्ट बना के दे दी भैया, ये आपको ग्रामर के रूल्स याद करने हैं तो उनको रटना है, लेकिन जब अगर आप समझ लोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही एक लिमिटेशन है इसका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, कि वो किस पे फोकस करता है, लिस्ट बना रट्टा पे, तो हम रट्टा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये तभी इसको लिमिटेशन में इसको काउंट किया गया है। तो ये आप लोग याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आपका दूसरा मेथड है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या है, ये आपका नेचुरल एंड रिफॉर्म्ड मेथड है, नेचुरल और रिफॉर्म्ड मेथड है। तो आपका डायरेक्ट मेथड कैसा मेथड है, नेचुरल एंड रिफॉर्म्ड मेथड है, ओके। फिर आ गया अपोजिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये जो डायरेक्ट मेथड है ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का बिल्कुल ही उल्टा है, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता था कि हमको चीज़ें रटाई जाती थी, यहाँ पे चीज़ें हमको रटाई नहीं जाएंगी, ठीक है। इसलिए ये बिल्कुल ही अपोजिट है, ये अपोजिट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। अगला है यूज़ ऑफ मदर टंग इज डिस्करेज्ड। यहाँ पे क्या है कि जो मातृभाषा है इसको बोलने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टारगेट लैंग्वेज पे फोकस किया जाता है, ठीक। आगे तो यहाँ पे लिखा है डिस्करेज, मदर टंग को डिस्करेज किया जाता है। अगला क्या है अटेंशन इज ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो डायरेक्ट मेथड में क्या है, किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, किस चीज़ पे अटेंशन दिया जाता है, स्पीकिंग एक तो बोलने पे, और दूसरा लिसनिंग पे। आप बोलेंगे, जो टारगेट लैंग्वेज है, जो टारगेट लैंग्वेज आपको पढ़ाई जा रही है डायरेक्ट मेथड में, उसमें आप यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की पैरालॉजी है, तो इंग्लिश ही हम बोलेंगे और सुनेंगे भी तो इंग्लिश की ही। जैसे मान लो कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, नहीं तो कहते थे कि अगर तुम हिंदी में बात करोगे तो 5 रुपये का फाइन पड़ेगा, तो इसीलिए डायरेक्ट मेथड की बात होती थी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, इसलिए कहा गया है अटेंशन इज गिवन ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। फिर आगे आ गया ग्रामर इज थॉट इंडायरेक्टली एंड इनडायरेक्ट। यहाँ पे जो ग्रामर होती है डायरेक्ट मेथड में वो नोन टू अननोन सिखाई जाती है। नोन टू इसका मतलब होता है नोन, जिस चीज़ को हम जानते हैं, नोन टू अननोन, नोन टू अननोन, और इनडायरेक्ट वे में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ये आपका नेचुरल और रिफॉर्म्ड मेथड है, ये अपोजिट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। इसमें मदर टंग, मातृभाषा को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, और इसमें अटेंशन दिया गया है स्पीकिंग और लिसनिंग पे अटेंशन दिया गया है। और ग्रामर इज थॉट इंडायरेक्टली एंड इनडायरेक्ट, ग्रामर यहाँ पे नोन से अननोन की तरफ पढ़ाई जाती है और इनडायरेक्ट वे में पढ़ाई जाती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस आपका तीसरा जो मेथड है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या बात कही गई है, इट वाज गिवन बाय डॉक्टर मिकेल वेस्ट। इसको किसने दिया था, डॉक्टर मिकेल वेस्ट ने दिया था, डॉक्टर मिकेल वेस्ट ने दिया है। इट वाज अगेंस्ट अ डायरेक्ट मेथड, ये जो मेथड था डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट में था। दिस मेथड वाज अगेंस्ट अ डायरेक्ट मेथड। तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड किसके अगेंस्ट में था, उसको किसको नहीं मानता था, डायरेक्ट मेथड को नहीं मानता था।
फोकस्ड ऑन साइलेंट रीडिंग। इसका जो मेन मुख्य फोकस था किस चीज़ पे था? साइलेंट रीडिंग पे था, मतलब मौन रीडिंग, मतलब बोल बोल के नहीं, मौन रीडिंग, मतलब मन में पढ़ पढ़ के पढ़ना, मन से, मतलब किताब मतलब बोल बोल के नहीं पढ़ना, मन से पढ़ना। साइलेंट रीडिंग पे था, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वो वाली रीडिंग। जैसे हम लोग लाइब्रेरी में जाके जो पढ़ते हैं बड़े लोग, तो बोल के तेज तेज नहीं पढ़ते हैं, मन में पढ़ते हैं ना, तो उसको बोलते हैं साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग हमें हमेशा हेल्पफुल होती है, क्योंकि वो हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन होता है उस आर्टिकल पे, ठीक है। तो फोकस ऑन साइलेंट रीडिंग। इट फेवर्स जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग। इसमें क्या क्या कहा गया है? मदर टंग या मातृभाषा का आप फेवर किया गया है। यूज ऑफ मदर टंग मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इट इग्नोर्स द स्किल ऑफ लिसनिंग। इसमें क्या क्या इग्नोर किया जाता है, क्या क्या कौन कौन सी स्किल है जिसको नहीं मानता है डॉक्टर वेस्ट? एक तो आपकी लिसनिंग ये इग्नोर करता है, सुनना इग्नोर करता है, स्पीकिंग बोलना इग्नोर करता है, दूसरा राइटिंग लिखना इग्नोर करता है, लेकिन फोकस किस पे करता है? रीडिंग पे फोकस करता है। रीडिंग पे डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड फोकस करता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड किसने दिया था? डॉक्टर मैकेल ने दिया था। और किसके अगेंस्ट में था? ये डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट में था। फिर इसमें क्या फोकस था? साइलेंट रीडिंग पे फोकस किया गया था। और किस चीज़ का यूज़ था? जुडिशियस किस चीज़ का यूज़ था? मदर टंग का इस्तेमाल किया गया था इसके अंदर। फिर बात आती है इसने क्या क्या इग्नोर किया था। तो इग्नोर इसने किया है लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग को इग्नोर किया है, और फोकस किया है साइलेंट रीडिंग को। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अब। हेलो गाइस, आपका जो ये चौथा वाला जो पॉइंट है, ये बाइलिंगुअल मेथड है। बाइलिंगुअल मतलब दोनों तरफ, हिंदी प्लस इंग्लिश, आप दोनों। यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा है वो आप जानते हैं इंग्लिश पेडोलॉजी का चला है। तो बाइलिंगुअल क्या हुआ? हिंदी और इंग्लिश। मैं समझा रहा हूँ। बाइलिंगुअल मतलब था दो भाषाएं, ठीक है। तो इट वॉज डेवलप बाय C.G. डॉटसन। इसको किसने डेवलप किया था? C.G. डॉटसन ने इसको डेवलप किया था। फिर आ गया इट द हेल्प ऑफ मदर टंग इज आल्सो टेकन हेयर अलॉन्ग विद द टारगेट लैंग्वेज। अब इसमें क्या होता है, जब किसी बच्चे को टारगेट लैंग्वेज सिखाई जा रही होती है, टारगेट लैंग्वेज हमारी क्या है? इंग्लिश है। लेकिन हमें टारगेट लैंग्वेज जब बच्चे को सिखा रहे होते हैं, तो कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं, अगर उनको सामने इंग्लिश बोलो, वो जान नहीं पाएंगे, ना समझ पाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको बीच में मदर लैंग्वेज या जो उनकी मातृभाषा है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है उनको इंग्लिश समझाने के लिए। तभी यहाँ पे कहा गया है द हेल्प ऑफ मदर टंग इज आल्सो टेकन हेयर अलॉन्ग विद द टारगेट लैंग्वेज। तो जो टारगेट लैंग्वेज जो हमको सिखा रहे हैं, इंग्लिश भाषा उनको सिखा रहे हैं, उसमें उनकी मातृभाषा का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको जल्दी से उनकी टारगेट लैंग्वेज समझ में आ जाए। फिर अगला पॉइंट आ गया चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड टू यूज मदर टंग, टीचर यूज इट व्हेन नीडेड। कहने मतलब यहाँ पे क्या है कि बच्चे जो हैं मदर टंग का जो मातृभाषा का है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, टीचर इस्तेमाल करेगा। क्योंकि जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होगा तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी हिंदी बोल सकता है, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा उनके लिए वो हिंदी बोल सकता है। तभी यहाँ पे किसको इंपॉर्टेंट? टीचर यूज इट व्हेन नीडेड। टीचर इस्तेमाल कर सकता है जब टीचर को चाहिए होगा बच्चे को समझाने के लिए, तभी वो टारगेट लैंग्वेज, मतलब चिल्ड्रंस को अलाउ नहीं किया गया है टारगेट लैंग्वेज उसके लिए, कि टारगेट लैंग्वेज के लिए। लेकिन जो टीचर है वो यूज़ कर सकता है टारगेट लैंग्वेज को, जब उसको ज़रूरत होगी तब वो मातृभाषा का इस्तेमाल कर सकता है, नहीं तो टारगेट लैंग्वेज पे ही वो पढ़ाएगा। अगर आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है तो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाएगा। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है आपके क्लास में जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश समझ नहीं आ रही, उसके लिए उसकी जो मातृभाषा है या हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, उसको समझाएगा। हिंदी बोले एक बार क्या करें, इंग्लिश बोलेगा, फिर हिंदी बोलेगा, फिर इंग्लिश बोलेगा। तो इससे क्या है, बच्चा समझ पाएगा, बेहतर अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना पाएगा। इसी मेथड में, बाइलिंगुअल मेथड में, मिट गया, सैंडविच टेक्निक इज यूज्ड। इसमें एक सैंडविच आप जानते हैं, आप लोगों ने खाया होगा, सैंडविच सभी ने खाया होगा। ऊपर पाव होता है, बीच में आलू होता है, फिर नीचे पाव होता है। तो वो इसमें क्या होती है, सैंडविच टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? इधर जो पाव है, इधर जो पाव है, इसमें टारगेट लैंग्वेज, हम बच्चों को किसी इंग्लिश भाषा सिखा रहे हैं तो उसको टारगेट लैंग्वेज बोले हैं। तो इधर पाव है, इधर पाव है, और बीच में हम जो मातृभाषा उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मदर लैंग्वेज हुई। तो ये बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है कि हम टारगेट लैंग्वेज को सिखाते हैं, लेकिन मातृभाषा का बच्चे इस्तेमाल नहीं करते हैं, टीचर सिर्फ इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इधर टारगेट, बीच में मातृभाषा, तो बच्चा अच्छी तरह से बाइलिंगुअल मेथड को समझ सकता है। तो आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आपका जो पांचवा मेथड है वो ऑडियो लिंगुअल मेथड है। ऑडियो लिंगुअल मेथड है। ये मेथड आपका मोस्ट प्रॉब्ली कहाँ यूज़ किया जाता है? जब कहीं भी वार होता है, ये आर्मी में यूज़ किया जाता है, कमांडोस में यूज़ किया जाता है,
जब कहीं किसी में वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये सीक्रेट कोड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप समझो। दिस पैटर्न प्रैक्टिस एंड ड्रिल प्रोड्यूस ओनली लिमिटेड लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कि कहीं लड़ाई चल रही है और हमारी आर्मी वहाँ गई है, अब उनको वहाँ की भाषा नहीं पता, तो उनको कुछ कोड वर्ड्स होते हैं या कुछ वहाँ के कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको बार बार रटा दिए जाते हैं, तो वो उन्हीं कोड वर्ड के इस्तेमाल से ही चीज़ों को समझ पाते हैं। फिर दूसरा आता है देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इज लिमिटेड। उनकी जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो मैंने बताया ना, लिमिटेड वर्ड्स उनको रटाए जाते हैं। लिमिटेड टू सेट फेसेस एंड दे हैव प्रैक्टिस, जो उनको प्रैक्टिस कराया गया है लिमिटेड शब्द को, या उनका जो शब्दकोश दिया जाता है बहुत छोटा शब्दकोश दिया जाता है, ताकि बस वो सीक्रेट कोड को समझ सके और उसका इस्तेमाल कर सके। तो ये जो आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड है ये आर्मी में इस्तेमाल किया जाता है। इसको आर्मी मेथड भी कहते हैं, आर्मी मेथड कहा जाता है। तो याद रखना ऑडियो लिंगुअल मेथड आपको आर्मी मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ही इसमें प्रैक्टिस और बहुत ड्रिल प्रैक्टिस कराई जाती है और ड्रिल प्रैक्टिस कराई जाती है। ड्रिल मतलब गहन अध्ययन कराया जाता है, एक मतलब किसी कोड जो उनको कोड समझाए जाते हैं, या किसी वार में जब लड़ाई होती है तो उनको कुछ पर्टिकुलर कोड्स दिया जाता है। वो कोड्स क्या होते हैं, जैसे कि सीक्रेट कोड्स होते हैं, इस लैंग्वेज में उनको बोलना होता है। तो ये नहीं, पूरी भाषा नहीं बोलते हैं, एक कोड बता दिया यहाँ पे बम गिराना है, तो वो समझ जाता है दूसरा बंदा कि यहाँ पे क्या करना है। तो ये मेथड यहाँ पे ऑडियो लिंगुअल मेथड यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपका जो छठा मेथड है वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेट मतलब हम खुद समझ पा रहे हैं कि जहाँ पे 2 लोगों के बीच या 5-6 लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा है या कम्युनिकेशन चल रहा है या ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, तो वहाँ पे ये बात आती है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं CLT। तो इसमें क्या होता है, सोशली एक्सेप्टेबल एंड कॉन्स्ट्रक्चुअली अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। कहने मतलब क्या है कि ये सोशली एक्सेप्ट किया जाता है, जहाँ पे एक गैदरिंग होती है और वहाँ पे जब बातचीत चल रही होती है या फिर कोई GD या ग्रुप डिस्कशन चल रहा होता है, तो वहाँ पे ये मेथड बहुत ही एप्लीकेबल और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, CLT। तो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो ये बस इसमें इतना ही है, कुछ खास नहीं है। आपका जो 7वां जो मेथड है वो स्ट्रक्चरल अप्रोच है। स्ट्रक्चर पे ये मेन फोकस करता है, ये वाला आपका मेथड। ठीक है, तो अल्टरनेटिव टू द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ये बिल्कुल ही अल्टरनेट मेथड है। किसका, डायरेक्ट मेथड का अल्टरनेट है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता था कि जब हम एक चीज़ पे टारगेट लैंग्वेज पे ही फोकस करते थे डायरेक्ट मेथड में, ठीक है, तभी ये अल्टरनेट मेथड है स्ट्रक्चर मेथड। इसमें क्या बात बोली गई है, अ साइंटिफिक सिलेक्शन, एक साइंटिफिक वे में किसी चीज़ का सिलेक्शन किया जाता है, एंड ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चरल पैटर्न, और किसी पैटर्न, एक स्ट्रक्चरल पैटर्न में चीज़ों को सिखाया जाता है, एंड सेंटेंस एंड वोकैब्स, जो सेंटेंस है। अब कहने का मतलब क्या है इसके अंदर, ये सिचुएशन पेश कैसे हो गया। आपने बचपन से सेंटेंस बनाना सीखा होगा, पहले वर्ब टेंस सीखे होंगे, इच MR सीखा होगा, प्लस जैसे कि एग्जांपल दिया है वर्ब प्लस S प्लस इसके ING की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में आपको सिखाया जाता था सेंटेंस को बनाना, वर्ब की फॉर्म, वर्ब कब आएगा या ऑब्जेक्ट कब आएगा, तो वो सब चीज़ ये सब चीज़ स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर आती हैं। ठीक है, तो तभी बोला क्या है कि किसी भी एग्जांपल लेते हैं, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, कौन सी वर्ब लगेगी। ठीक है, तो वही सब चीज़ें इसमें बोली गई हैं। द साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चरल पैटर्न एंड सेंटेंस एंड वोकैब्स। तो आई होप ये आपको बात क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। तो आप जहाँ स्ट्रक्चरल पैटर्न की बात आ जाए तो वहाँ पे आप याद रखना साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चरल पैटर्न। स्ट्रक्चरल पैटर्न क्या होता है कि जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में एक वाक्य को बनाते हैं, उसमें वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सबको ध्यान रखते हुए बनाते हैं, तभी इसको बोला गया है स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब बढ़ते हैं अपने अगले मेथड पे। जो आपका 8वां मेथड है वो सिचुएशनल अप्रोच है। मतलब सिचुएशन को जैसी भी परिस्थिति है उसके उस अप्रोच पे ये वाला मेथड आपका बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं सिचुएशनल अप्रोच। इसमें क्या होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम मार्केट में गए हैं, ठीक है, तो जो मार्केट में जो भाषा बोली जा रही है, या सब्जी लेने से फल की सब्जी की दुकान पे गए हम सब्जी लेने के लिए,
तो जो वहाँ पे जो उसके जो वहाँ पे जो सिचुएशन बनती है, जो हमको वहाँ पे बोलना चाहिए, जो सब्जी के नाम ले रहे हो, तो वहाँ पे जो सिचुएशन बनी है या मार्केट की जो सिचुएशन बनी है, तो वहाँ के बारे में हम जानेंगे ना, तभी इसको बोला गया सिचुएशनल अप्रोच। इट इज़ बेस्ड ऑन सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट। जैसा वहाँ का जैसी वहाँ की परिस्थिति होगी, जैसी वहाँ की सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे बातचीत करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई बच्चा मार्केट गया है, ठीक है, तो सब्जी ले रहा है, तो वहाँ की जो सिचुएशन है, जो वहाँ की वोकैब्स है, वहाँ का जो शब्द भंडार है, बच्चा वो सीखता है। ठीक है, तो ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। सो गाइस, जो आपकी सबसे लास्ट मेथड ऑफ टीचिंग है वो नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग है तो काफ़ी सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश, नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय टेरसी टैरल एंड स्टेफन क्रैशन। तो ये इसको किसने डेवलप किया था नेचुरल अप्रोच को? एक व्यक्ति थे, याद रखना ये आप लोग, ट्रेसी टैरल एंड स्टेफन क्रैशन। बस इसमें इतना ही है और कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में। तो कल हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, मेरे ख्याल से 10 के आसपास एमसीक्यूज होंगे, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एक्विजिशन मतलब अधिकरण, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का कैसा लगा मेरा डिस्कशन? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।